हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्टडी विद रामपाल जी सर पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के जो फिजिक्स पोर्शन से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस आपके ईयरली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है और उसकी एसआई यूनिट लिखनी है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। चार्ज का जो पर सेकेंड फ्लो है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और उसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन है, स्टेट ओम्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओम्स लॉ का स्टेट करना है और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आपको बताना है। तो देखो, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है V इज इक्वल टू IR। क्वेश्चन 3 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। आपको सीरीज और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है रेसिस्टर्स के, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन हैज़ द सेम करंट थ्रू आउट and voltage divides total resistance is R is equal to R1 and R2 plus R3 and so on। यानी क्या होता है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें करंट सीधी थ्रू आउट चलती है और डिवाइड वोल्टेज उसमें डिवाइड होता है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है पूरे रेसिस्टर्स के बीच में, लेकिन उसका जो करंट है वो डिवाइड हो जाती है। और इसके लिए होता है 1R या R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 और एज सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, गिव टू एप्लीकेशंस। जो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट क्या है, हमें उसके दो एप्लीकेशंस लिखने हैं। तो देखो, the heating effect of electric current is the phenomenon where current produced heat described by the formula H is equal to I square RT। यानी कि हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट है वो उसके करंट प्रोड्यूस होती है ना, उसका इस फॉर्मूला से डिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि जो हीट है उसके इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर, रेसिस्टेंस और टाइम, उन सब के प्रोडक्ट की इक्वल होती है। इसकी टू एप्लीकेशंस क्या है, जैसे कि हीटर के अंदर और फ्यूज वायर के अंदर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। यानी कि आपको वो फैक्टर लिखने हैं जिस पे रेसिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है। तो देखो, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन किस किस के ऊपर, एक तो प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जो लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा मटेरियल के ऊपर, यानी कि किस मटेरियल का बना होता है उसकी रेसिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन द सीरीज। 4 रेसिस्टेंस है, 4 ओम का 2 रेसिस्टर्स हैं, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो उसमें इक्विवेलेंट आपको रेसिस्टेंस निकालना है। तो देखो, जब हम कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर तो रेसिस्टेंस आता है, जो टोटल रेसिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, R1 R2 और जितने भी जुड़े हैं उन सबके एडिशन के इक्वल। तो यहाँ दो रेसिस्टर है 4 ओम के, तो यानी कि 4 ओम और 4 ओम, तो दोनों मिला के टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा 8 ओम।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 8 ओम। नेक्स्ट है स्टेट द राइट हैंड थंब रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताना है। तो देखो, थंब इज इन करंट डायरेक्शन। जो राइट हैंड का जो थंब है उसकी डायरेक्शन तो किसको दिखाती है, करंट को दिखाती है। फिंगर है जो कर्ल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाते हैं। यानी कि जिस साइड में फिंगर्स कर्ल होती है, मुड़ती है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और थंब की डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ कैन इट स्ट्रेंथ बी इंक्रीज। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है और उसकी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करी जा सकती है। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट होते हैं जिसके अंदर करंट कैरिंग कोयल होती है आयरन कोर की बनी हुई, और इसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, मोर टर्न्स स्ट्रोंगर करंट सॉफ्ट आयरन कोर। अगर सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है और उसमें जितने ज़्यादा कर्ल उसके बढ़ाते जाते हैं, टर्न्स जितने ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं, उतने ही जो अपने मैग्नेट है वो स्ट्रोंग होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करनी है। तो ये तो इसकी डायरेक्शन ऑफ इन करंट हो गई, और राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखें तो ये अगर इसकी डायरेक्शन है तो इसके जिस साइड में अपने फिंगर्स कर्ल होती है उस साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये इसका अपना फिगर हो गया, ये डायग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर विद ए डायग्राम। इलेक्ट्रिक मोटर है, उसका एक डायग्राम से आपको क्या करना है, शो करना है। तो देखो, एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस द फोर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर लगने वाले जो करंट कैरिंग जो अपना मोटर है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर उस फोर्स के ऊपर काम करती है। हालांकि ये क्वेश्चन अपना इसमें लिया है मैंने, लेकिन अपने सिलेबस में ये वाला पोर्शन हटाया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी करंट विथ एन एग्जाम्पल ईच। एसी और डीसी करंट का आपको एक एग्जाम्पल लिखते हुए डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो, एसी मीन्स होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मीन्स होता है डायरेक्ट करंट। इसमें हम डिफरेंस देखते हैं डायरेक्शन का। पहला तो इसमें पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन होती है, यानी कि एसी की डायरेक्शन होती है इस तरीके से, जबकि एक कांस्टेंट डायरेक्शन के अंदर, एक सीधी रेखा के अंदर डीसी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। वोल्टेज देखें तो वोल्टेज लेवल्स ऑसिलेट्स ओवर टाइम। पूरे समय में इसका जो वोल्टेज है वो ऑसिलेट करता रहता है, यानी कि कम ज़्यादा होता रहता है, जबकि इसमें कांस्टेंट रहता है। जैसे अब एग्जांपल देखें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वॉल आउटलेट्स इन होम। जो अपने दीवार के अंदर जितने भी आउटलेट्स लगे होते हैं उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी चलती है वो सारी एसी होती है। जैसे अब दूसरा है अगर डीसी का, तो डीसी के लिए जैसे सोलर बैटरी है या एक बैटरी जो भी है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो डीसी के ऊपर काम करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल। Electromagnetic induction of the phenomena where the changing magnetic field induced in electric current in the conductor। इसमें जो फ्लेमिंग का जो रूल है वो लेफ्ट हैंड रूल है। तो देखो, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके बारे में देखते हैं। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स मूविंग ए कंडक्टर थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड or changing the magnetic field around a stationary conductor to generate a voltage or current. This is the principle behind electric magnet generators।
जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं उसके अंदर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन या इंडक्शन की जो प्रोसेस है उसके ऊपर जो काम करता है। तो देखो, जैसे जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी या उसमें वोल्टेज जनरेट होता है। लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार क्या होता है कि इसमें डिटरमाइन करने के लिए काम आता है किसमें, किसके, डायरेक्शन के, फोर्स के और मैग्नेटिक फील्ड के। तो देखो, अगर हम मैग्नेटिक जो लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से अरेंज करें कि वो एक तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच हो जाए, ठीक है, यानी कि तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। तो थंब है किसकी डायरेक्शन को बताएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को बताएगा। फोर फिंगर है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। और मिडिल फिंगर है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट को बताएगा कि करंट किस साइड से, मिडिल फिंगर की साइड करंट का डायरेक्शन होगी। फोर फिंगर है उसकी डायरेक्शन होगी उसमें लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड की, और थंब है उसमें डायरेक्शन होगी उसके ऊपर लगने वाले फोर्स या मोशन की। नेक्स्ट है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के जो लॉज, रिफ्लेक्शन के लॉज हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टेट दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन ए सेम प्लेन। यानी कि रिफ्लेक्शन के जो लाइट का जो लॉज है उसके अनुसार इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल है, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल है, ये सभी एक प्लेन में होता है। और जबकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, इनका जो वैल्यू है वो भी सेम होती है। इसमें देखो, इसके अनुसार क्या होता है, फर्स्ट लॉ देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दूसरा, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे आर, और नॉर्मल है, जो सरफेस की जो नॉर्मल है वो सभी एक ही प्लेन के अंदर, सेम प्लेन में होते हैं। नेक्स्ट है 14, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है, व्हाई डज ए पेंसिल अपीयर बेंट इन वाटर। और जो पेंसिल है पानी के अंदर बेंट हुई हुई कैसे अपीयर होती है। तो देखो, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड ए पेंसिल अपीयर्स बेंट इन वाटर ड्यू टू दिस फिनोमेना। यानी कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक बेंडिंग लाइट जब एक पेसेज से दूसरे पेसेज के अंदर या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंट हो जाती है, लाइट बेंट हो जाती है, जिसके कारण पेंसिल भी हमें पानी में बेंट हुई दिखाई देती है। तो देखो, कारण क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है और बेंट पेंसिल क्या है, इन दोनों को समझते हैं। कि जब डायरेक्शन है वेव की या फिर लाइट की, ये किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जाता है तो उनकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो दोनों क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट होती है तो जब लाइट है डेंसर मीडियम में एंटर करती है, जिससे कि एयर से वाटर के अंदर, तो वो स्लो डाउन हो जाती है और नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। इस कारण से क्या होता है, हमें झुकी हुई या बेंट हुई पेंसिल दिखाई देती है। तो देखो, बेंट पेंसिल यानी कि द सबमर्ज्ड पार्ट of the pencil appears bent because the light rays coming from the part refract bend as they travel from water into the less denser air, reaching the observer's eye from the different angles. The difference in the apparent position of the submerged part relative to the part in the air makes the pencil look bent. जो सबमर्ज पार्ट है पेंसिल का वो बेंट हुआ दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि
जब लाइट है वो एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, यानी कि एयर से पानी में आती है, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, बेंट हो जाती है, जिसके कारण हमें वो झुकी हुई या टेढ़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट है डिफाइन द पावर ऑफ द लेंस, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। आपको पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना है और उसकी एसआई यूनिट लिखनी है। तो देखो, द पावर ऑफ लेंस इज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट एंड इट्स एसआई यूनिट इज डायोप्टर। तो देखो, जो पावर है ऐसा यूनिट की वो क्या होती है, एबिलिटी टू कन्वर्स और डाइवर्स लाइट। लाइट को कन्वर्स और डाइवर्स करने की जो एबिलिटी है लेंस की, वो उसकी पावर कहलाती है और उसकी ऐसा यूनिट डायोप्टर है। इसको थोड़ा सा अपन एलोबरेट करते हैं। तो देखो, पावर ऑफ लेंस को हम पी से नोट करते हैं। ये डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ द इट्स फोकल लेंथ इन मीटर, यानी कि फोकल लेंथ इन मीटर है उसकी रेसिप्रोकल होता है। यानी कि अगर फोकल लेंथ बढ़ती जाएगी तो उसकी पावर घटती जाती है। एक कॉन्वेक्स लेंस हैज़ पॉजिटिव पावर, कन्वर्जिंग होता है कॉन्वेक्स लेंस तो उसकी पावर पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, ये डाइवर्जिंग होता है। ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है। एक डायोप्टर है वो लेंस की फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है तो उसकी जो पावर भी 1 डायमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। आपको एक रे डायग्राम बनाना है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, 2f के बियॉन्ड रखा हुआ है। तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस में हम इस तरीके से जब बनाते हैं तो हम देखते हैं कि 2f के बियॉन्ड रखी हुई कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज f और 2f के बीच में बनेगी, इन्वर्ट बनेगी, रियल बनेगी और स्मॉल बनेगी। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस में रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और डिमिनिश होती है। और कहाँ बनती है, f एंड 2f के बीच में, फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लेंस। नेक्स्ट है एक्सप्लेन स्पेरिकल एंड प्लेन मिरर विथ वन यूज ईच। आपको स्पेरिकल मिरर और प्लेन मिरर को एक्सप्लेन करना है, दोनों का एक एक यूज लिखना है। तो देखो, स्पेरिकल मिरर हैव ए कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हाइल प्लेन मिरर हैव ए फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि जो स्पेरिकल मिरर हैं उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है, जबकि जो प्लेन मिरर्स हैं उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व नहीं हो के बिल्कुल फ्लैट होता है। तो देखो, प्लेन मिरर और उसका एक्सप्लेनेशन, दिस मिरर है ए फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये भी अपन ने देख लिया। दे ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इनकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और सेम साइज की होती है जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है। इसका यूज़ है पेरिस्कोप के अंदर करते हैं। दूसरा है स्पेरिकल मिरर। ये मिरर कर्व्ड होते हैं, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो कर्व्ड होती है। विच कैन बी कॉनकेव, किस तरीके की हो सकती है, कॉनकेव हो सकती है या कॉन्वेक्स हो सकती है। दो प्रकार के कर्व्ड मिरर या स्पेरिकल मिरर्स हो सकते हैं। अब देखो, इसमें इमेज इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से डिपेंड करती है। इसका यूज़ है डेंटिस्ट, जैसे अगर कॉनकेव मिरर है तो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टीथ की लार्ज इमेज देखने के लिए, और कॉन्वेक्स का अपना जो रियर व्यूज होते हैं व्हीकल के, उनके अंदर काम में आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैलकुलेट करना है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो, जो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ द स्पीड ऑफ वैक्यूम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन द मीडियम अदर देन द वैक्यूम, the atom of the medium constantly absorb and re-emit the particle of light, showing
down the speed light. In this article डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड वेरियस। तो देखो अपन इसमें देखते हैं कि अगर स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम की 3 × 10⁸ होती है, और अपने इसमें मीडियम दिया हुआ है 2 × 10⁸ इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो आर आई क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों का रेशियो। तो इनको हम डिवाइड करते हैं तो 3:2 आता है या 3/2 आता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड नेम इट्स फर्देस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब आपको जो लेवल डायग्राम है ह्यूमन आई का वो बनाना है और इसका जो दूरस्थ बिंदु फारदेस्ट पॉइंट है वो बताना है। देखो अपने जो ये लेवल डायग्राम है इसमें ये अपना लेंस हो गया, इसके ऊपर ये आइरिस हो गया, ये कॉर्निया है, स्क्लेरा इसके अंदर जो इसको शेप एंड साइज देता है, रेटिना है जिसके ऊपर इमेज बनती है, और ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये सेंसरी लिगामेंट्स हैं, इस तरीके से मिलकर एक अपने आई बनाते हैं। और इस आई का जो फर्देस्ट पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होती है, अनंत तक देख सकती है। जबकि ह्यूमन आई एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन आई है जो नियरेस्ट यानी कि मिनिमम 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर जो नियर पॉइंट है उसके अंदर देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मायोपिया। मायोपिया क्या है और इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो देखो मायोपिया इज नियर साइटेडनेस एंड इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग ए कॉनकेव लेंस। तो मायोपिया है एक नियर साइटेडनेस होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें पास की चीज़ें साफ दिखाई देती है, दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती है, और इसे कॉनकेव लेंस का यूज करके करेक्ट किया जा सकता है। तो ये तो है इसका बिल्कुल शॉर्ट आंसर। अब इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, कैसे। तो मायोपिया इज ए विजन डिफेक्ट। विजन डिफेक्ट होता है जहाँ पर एक पर्सन है कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली देख सकते हैं, बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, यानी कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनको क्लियरली नहीं देख पाता है। तो द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो जो ऐसे दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज है रेटिना के सामने बनती है, जिसके कारण उसकी इमेज क्लियर नहीं बनती है। तो देखो ये किसके कारण होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। जो आई बॉल की लंबाई बढ़ने के कारण और जो एक्सेसिव जो कर्वेचर है, कर्वेचर बढ़ जाने के कारण, इसको करेक्ट करने के लिए एक एप्रोप्रिएट पावर का कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो रेटिना के सामने इमेज बनती है वो अब डाइवर्स हो जाएगी, और डाइवर्स होकर कहाँ पे जाएगी, रेटिना के ऊपर जाएगी, जिसके कारण हमें क्लियरली इमेज बनती है हमारे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट विथ एन एग्जाम्पल। तो देखो डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स एंड ए रेनबो इन ए वर्चुअल नेचुरल एग्जाम्पल। नेचुरल एग्जाम्पल के अंदर वाइट लाइट का स्प्लिटिंग होना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर, वो क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। तो डिस्पर्शन occurs because different colors of light travel at different speed through a transparent medium like glass or water। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है वो किसके कारण, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट के कारण होता है, या जिसमें अपन जो, क्योंकि हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर इसकी जो लाइट की स्पीड है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, जैसे कि ग्लास और वाटर दोनों के अंदर, जिसके कारण क्या होगी, लाइट बेंड हो जाती है अलग अलग एंगल पे, और जब इसको अपन प्रिज्म से पास थ्रो करते हैं तो क्या होती है, लाइट स्प्लिट होती है किस किस में, इसके कॉन्स्टेंट कलर्स विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड के अंदर, जिसके कारण एक रेनबो बनता है। और ये रेनबो है
किसके कारण बनता है? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर पड़ी रहती है और एक प्रकार से प्रिज्म का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, गिव टू इफेक्ट्स। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? इसके दो इफेक्ट्स आपको बताने हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट्स पासेस थ्रू Earth's atmosphere, and two effects are twinkling of stars and advanced sunrise. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट है। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर पास करती है, इसमें से जाती है, तो इसके अलग अलग लेयर के कारण क्या होती है? लाइट बेंड होती है, जिसके कारण स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं और एडवांस सनराइज दिखाई देता है। इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे तो क्या होता है, देखो अपना जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसके अंदर इंड्यूस्ड वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसाइज ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर एंड डेंसिटी। टेम्परेचर और डेंसिटी के चेंज होने के कारण क्या होता है, इसके जो अर्थ की जो लेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। जैसे अब लाइट कोई कोलेस्ट्रल बॉडी से आता है, बहुत दूरस्थ दूसरे कोलेस्ट्रल बॉडी से आता है, तो उसमें क्या है कि जो लाइट है कंटिन्यूसली बेंड होती रहती है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी लेयर्स आती है और इन लेयर्स के कारण लाइट बार बार बेंड होती है और बेंड होने के कारण ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखाई देता है और एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फार साइटेडनेस एंड नियर साइटेडनेस। इनके बीच में अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो, फार साइटेडनेस को अपन हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, जिसमें हमें नियर ऑब्जेक्ट साफ देखने में समस्या होती है, जबकि नियर साइटेडनेस क्या होती है? मायोपिया होता है, जिसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने में हमें समस्या होती है। ठीक है, अब इसको ये तो अपन ने देख लिया, दोनों ये चीज़ें आ गई। दूसरा है, ये किसके कारण होता है? फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। तो देखो, फार साइटेडनेस में क्या होता है कि आई लेंस से उसका कर्वेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसके कारण जो आई बॉल की साइज़ है वो कम हो जाती है। जबकि नियर साइटेडनेस में क्या होता है बच्चों, जो आई बॉल है या लेंस है उसकी साइज़ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें, जिसके कारण जो इमेज है फार साइटेडनेस में तो रेटिना के पीछे बनती है और नियर साइटेडनेस में इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है। फार साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस और नियर साइटेडनेस के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, एक्सप्लेन ब्रीफली। स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो देखो, स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। द लाइट फ्रॉम स्टार्स travels through the various layers of the Earth's turbulent atmosphere. As the atmospheric conditions, temperature, density are constantly changing, the refractive index varies. This causes the light rays to bend randomly in different directions, leading to the variations in the apparent brightness and position of the stars, making it appear twinkle. तो देखो, जो स्टार्स हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है स्टार लाइट का, उसके कारण होता है, क्योंकि अपने एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, वो भी कंटिन्यूसली चेंज होती है, जिसके कारण उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरी करता है, जिसमें वेरी करने के कारण क्या होगा, लाइट की रे है वो बार बार बेंड होती रहती है, बार बार बेंड होती है अलग अलग डायरेक्शन के कारण, और जिसके कारण हमारा जो ब्राइट स्टार है उसकी जो ब्राइटनेस है वो भी क्या होती है, वेरी करती हुई दिखाई देती है। और ऐसे वेरी करेगी तो इसलिए हमें स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कार्बन साइकिल इन द
नेचर विद ए डायग्राम। तो देखो, कार्बन साइकिल describes the movement of carbon atoms between अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशन, लैंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो कार्बन साइकिल है वो एक तरीके से कार्बन के मूवमेंट को दिखाता है। और मूवमेंट किस किस के बीच में? अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ओशन, लैंड और लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? एक तो मेनली तो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके कारण ही प्लांट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे एटमॉस्फेयर से। दूसरा, रेस्पिरेशन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। फिर डिकम्पोजिशन, यानी कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो डीड ऑर्गेनिज्म में से जो भी कार्बन है उसको वापस रिलीज कर देते हैं। फिर है कंबसन, अगर फॉसिल फ्यूल है उसको अपन लार्ज अमाउंट के अंदर उसको अपन जब बर्न करते हैं तो उसमें से भी लार्ज अमाउंट में CO2 निकलती है। ठीक है, ये भी वापस किस में चली जाती है? वापस एटमॉस्फेयर के अंदर। नेक्स्ट है ओशन एक्सचेंज, ओशन के कारण ओशन में से भी जो CO2 है, जो CO2 डिजोल्व इन एंड इज रिलीज फ्रॉम द ओशन वाटर। ये भी CO2 के अंदर, जो ओशन के वाटर के अंदर जो डिजोल्व होती है वो उसके अंदर रिलीज कर दी जाती है। व्हाट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? गिव वन एग्जांपल फ्रॉम द फॉरेस्ट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट of natural resources means using from in a way that meets current need without compressing the ability of future generation to meet their own needs। जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज का, इसका मतलब ये होता है कि इस तरीके से जो करंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो करंट नीड है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए या फ्यूचर के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ करके उस हिसाब से उस नीड को कंप्लीट यूज़ करना, इसका क्या कहलाता है? सस्टेनेबल मैनेजमेंट कहलाता है। ऐसा ना हो कि सारा फ्यूचर के लिए कुछ छोड़े नहीं और सभी चीज़ें अपन यूज़ कर लें। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग रिसोर्सेज judiciously and ensuring that long-term availability and the prevention of the environment। ये किस प्रकार से एक न्यायिक रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को न्यायिक तरीके से लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी के हिसाब से यूज़ करने को क्या करता है? सस्टेनेबल मैनेजमेंट कहलाता है। और एग्जांपल देखें, जैसे फॉरेस्ट्स हैं, इसमें सिलेक्टिव लॉगिंग्स है, हार्वेस्टिंग ओनली मैन्योर एंड स्पेसिफिक trees while leaving the rest of the forest intact to allow the for regeneration and maintain diversity। अगर अपन कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स को या स्पेसिफिक ट्रीज को अगर उगाए तो वो क्या हो जाता है? फॉरेस्ट के जो डाइवर्सिटी है उसको चेंज कर देता है। तो बच्चों, इस तरीके से ये अपने 26 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हमने अभी तक दो वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पहले तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए थे, इस पोर्शन में अपन ने फिजिक्स के लिए हैं। अब अपना जो वीडियो होगा नेक्स्ट वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।